प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों हम चर्चा कर रहे थे आपकी पीएनडीसी के ऊपर, जिसके हमारे ऑलरेडी 8 लेक्चर हो चुके हैं। और आज बच्चों लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम आपकी जो परम्यूटेशन है उससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद हम आपकी जो बुक के क्वेश्चन हैं, तो बच्चों आज एक नया मेथड डिस्कस करेंगे, गैप मेथड। एक नया मेथड होता है बच्चों, जिसे आप क्या कहते हो, गैप मेथड कहते हो। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके थ्रू ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आपको आपके जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनका एक ग्रुप बनाना है, लेकिन यदि मान लीजिए उस ग्रुप, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं, आपको उनमें से कोई 5 को चुनना है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो ये कह देता है कि सर अगर वो बच्चा चुना गया तो मैं दूसरे को मैं नहीं आऊँगा फिर टीम में। ये आपको क्या करना है, 50 बच्चों में से 5 बच्चों की कोई ग्रुप यानी ग्रुप बनाना है। लेकिन उनमें से एक बच्चा ये बोल देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि बच्चों यहाँ पे जैसे 5 ये चेयर बनी हुई है, मुझको चेयर ढंग से बनानी तो नहीं आती है बच्चों, चलो फिर बॉक्स मान लो। ठीक है, ये 5 बॉक्स हैं, एकदम पास है, ये अलग अलग नहीं है। 5 चेयर मान लो इनको एक बार। ठीक है, ये 5 चेयर मान लीजिए आप एक बार इनको, ये मान लीजिए इन चेयर के ऊपर आपको क्या करना है, 5 बच्चों को बिठाना है। लेकिन उनमें से एक बच्चा ये कह देता है कि मैं इसके पास तो नहीं बैठूंगा, मैं इस बच्चे के पास नहीं बैठूंगा। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर बच्चों सीधा 5 बच्चों को बिठाना होता तो आपके पास 5 फैक्टोरियल वे थे। लेकिन यदि कुछ ऐसा वो बोल देता है कि सर यदि ऐसा ये यहाँ मैं इसके पास नहीं बैठूंगा, तो फिर आप क्या सोचोगे कि जैसे मान लो 2 बच्चे हैं ए और बी, जिसमें बी ये कह देता है मैं ए के पास नहीं आऊँगा, तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा, यदि ए यहाँ बैठ गया तो बी यहाँ नहीं आना चाहिए, यानी फिर बी के लिए इन 3 प्लेसों में से कहीं भी एक पर आप इसका अरेंजमेंट कर दो फिर। ठीक है, और यदि ए इसके ऊपर बैठ जाता है तो इन दोनों स्थान पर बी नहीं आएगा, बी इन दोनों पर आएगा। टोटली से कितने केस बन सकते हैं वो मैं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, या फिर ए यहाँ बैठ गया तो बी इन दोनों पर नहीं आएगा। और थर्ड केस, यदि ए को इस पोजीशन पे बिठाया है तो फिर बी इन दोनों पोजीशन पर ना आकर इन दोनों पोजीशन पर आएगा आपके। तो बच्चों यही जो गैप मेथड है जिसे हम क्या कहते हैं, गैप मेथड। यानी तो उस केस में हम क्या करते हैं, जिनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, सबसे पहले उन्हें अरेंजमेंट करते हैं और उसके बाद गैप काउंट करते हैं कि हम कितने उसके अंदर गैप क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उन गैप के अंदर जितने भी अरेंजमेंट उनको कर दो। ठीक है, तो बच्चों ये होता है आपका गैप मेथड। तो जब ऐसा केस आए कि जहाँ पे कुछ कंडीशन आ जाए, भी ये कहते भी इन 2 को पास नहीं रखना, यानी आपको कोई नाम बनाना हो लेकिन ये बोल दीजिए 2 लेटर है इनको पास में नहीं रख के बनाना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम गैप मेथड यूज करते हैं। तो बच्चों जो एग्जांपल है जो हम कर रहे हैं क्वेश्चंस को, वो आपकी गैप मेथड से रिलेटेड है। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, पहले आराम से क्वेश्चन को सुनिए। क्वेश्चन है कि 7 लड़के तथा 5 लड़कियां एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। यानी आपके पास बच्चों टोटल 7 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल। आपको क्या करना है, इनका एक रो के अंदर अरेंजमेंट करना है। यानी जो 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हैं हमारे पास है, हमें क्या करना है, उनका एक रो के अंदर अरेंजमेंट करना है। कब, जबकि 2 लड़कियां साथ साथ न हो। यानी गर्ल्स ये बोल देती है कि भाई हम पास नहीं बैठते हैं इसमें, तो आपके पास कितने केसेस जनरेट हो सकते हैं वो बताना है। तो यानी ये जो लड़की हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, 5 के 5। कोई भी एक लड़की दूसरी लड़की के पास नहीं बैठ सकती। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब जिनके ऊपर कोई कंडीशन लागू नहीं हो रही है, आप उनको पहले अरेंजमेंट कर लो। यानी हमें इनको अरेंजमेंट करते वक्त ध्यान रखना है, लेकिन जो बॉयज हैं उनको अरेंजमेंट करते वक्त कोई ध्यान रखना है क्या आपको? कोई ध्यान नहीं रखना। तो इनका अरेंजमेंट आप बहुत ईजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उन्हें अरेंजमेंट कीजिए। तो मान लीजिए ये जो प्लेस मैंने बनाई वो टोटल 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मान लीजिए हमने पहले लड़के को अरेंजमेंट कर दिया,
फिर दूसरे को, थोड़ा दूरी पे लिखा है इनको, ठीक है। ये 6, ये 7, सॉरी 5, 6 और 7, 7 लड़कों का अरेंजमेंट कर दिया। तो 7 लड़कों को अरेंजमेंट करने के लिए आपके पास कितने प्लेस हैं? टोटल 7 ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7p7, यानी ओनली बॉयज़ का अरेंजमेंट किया अभी तक हमने। तो जिसे आप क्या लिख सकते हो, 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 फैक्टोरियल आने का रीज़न आपको पता होगा कि पहला के जो स्थान है वहाँ पे आपके पास टोटल कितने बॉयज बिठाने के लिए 7, नेक्स्ट के लिए 6, उसके बाद 5, इस तरीके से एक एक संख्या कम होती जाएगी, यानी टोटल आपके पास 7 केस फैक्टोरियल केसेज आ गए। लेकिन अब हमें अरेंजमेंट करना है गर्ल्स का, तो वहाँ पे गैप देखिए जाएंगे, गैप कितने हैं। तो बच्चों देखो, जहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ, सर्कल बनाई है मैंने, उन सर्कल्स को देखो, जहाँ पे मैंने सर्कल्स बनाए हैं, आप एक बार उन सर्कल्स पे नज़र डालो कि यदि इन सर्कल के अंदर ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यदि इन 8 सर्कल्स जो आपके पास 8 गैप हमने बनाए हैं, गैप समझ आ गया होगा, यानी इनके बीच में जगह रखनी है। तो इन ये जो 8 गैप बच्चों हमारे पास, यदि इनमें मैं किन्हीं के अंदर भी 5 गर्ल्स को अरेंजमेंट करता हूँ तो क्या वो पास पास होंगी? आराम से समझिए कि जो हमारे पास ये जो 8 गैप आ रहे हैं, उनमें मैं यदि किसी भी गर्ल्स को अरेंजमेंट करता हूँ, 8 में से कोई भी 5 जगह पर यदि मैं गर्ल्स का स्थान निर्धारित कर दूँ, उनका अरेंजमेंट कर दूँ, तो क्या वो पास पास होंगे? तो जवाब होगा कि पास पास नहीं होंगे। तो गर्ल्स के अरेंजमेंट के लिए टोटल क्या फॉर्मेशन बनेगा कि 8p5। 8 क्यों लिया? क्योंकि टोटल हमारे पास 8 गैप है, यानी हमारे पास कुल 8 जगह है जहाँ पे हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स कितनी है? टोटल 5। तो फॉर्मूला होगा 8p5, और ये होता है बच्चों आपका 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन, तो कुल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? कुल अरेंजमेंट हो जाएगा इसका 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। बच्चों जो विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? प्रोसेस समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो याद रखना बच्चों, जब ऐसा केस जब भी बन जाए, भी रिस्ट्रिक्शन लग जाए कि आपको किन्हीं को अरेंजमेंट करना है लेकिन कुछ चीज़ें जो पास पास ना हो, तो वहाँ पे आप गैप मेथड यूज करोगे। तो सबसे पहले जिनके ऊपर कंडीशन नहीं है उनको अरेंजमेंट कर दो, और गैप टोटल काउंट कर लो कितने होते हैं। और वैसे बच्चों हमेशा याद रखना, यदि आप n ऑब्जेक्ट को एक लाइन में अरेंजमेंट कर रहे हो तो आपके पास गैप हमेशा n+1 बनेंगे। ठीक है, कि यदि आप n ऑब्जेक्ट को एक रो के अंदर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अरेंजमेंट कर रहे हो तो नंबर ऑफ गैप हमेशा कितना होगा? n+1। तो n+1 आपके पास गैप होंगे, उनके अंदर जो भी बच्चे हुए उनको अरेंजमेंट कर दो, तो जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसको आगे इरेज कर रहा हूँ बच्चों इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि इंटरमीडिएट शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन वर्ड इंटरमीडिएट। यानी जो इंटरमीडिएट शब्द है INTERMEDIATE, नंबर ऑफ परम्यूटेशन का बच्चों मीनिंग ये हो गया कि इसके अंदर जो लेटर है आपके पास, उन्हें आप आपस में अरेंजमेंट करके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आई की जगह एन कर दो, आई को बाद में कर दो, या जैसे यहाँ पे डी आई है, डी की जगह आई कर दो, आई की जगह डी कर दो। जैसे आपका नाम सब्जेक्ट है मैथ MATH, यदि मान लो मैं टी को पहले कर दूँ, एम को बाद में कर दूं, तो इस तरीके से नाम जितने भी बन सकते हैं, यानी जितने भी मैं अलग अलग तरीके के नाम बना सकता हूं, वो टोटल कितने नाम बनेंगे वो बताने हैं। तो बच्चों देखो, आप खुद सोचो कि यदि मैं एक एक अक्षर को ऐसे उठाऊं और उनका अरेंजमेंट करूं,
कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यदि हम इस तरीके से पहले मान लो एक को फिक्स करें, बाकियों को चेंज करते जाएं, तो इस तरीके से यदि हम अरेंजमेंट करते हैं तो प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो जाएगी, गिनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसलिए बच्चों हम जो आपका सीधा प्रोसेस है परम्यूटेशन का वो यूज करते हैं। तो आपको बताया था कि टोटल n ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट करने का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल इन विच p q r li को हो तो अपॉन में क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा। टोटल यदि आपके पास n ऑब्जेक्ट हो जिन्हें आपको अरेंजमेंट करना है, जिनमें p q और r li को हो यानी एक जैसे हो, तो परम्यूटेशन का जो टोटल फॉर्मूला होगा वो होगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। अब हमें सिर्फ इतना पता करना है कि n p q r, हो सकता है r नहीं हो, दो सेम हो, तो उनकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम टोटल अक्षरों को काउंट करते हैं। टोटल लेटर कितने हैं आपके पास वो देखो। तो टोटल हो जाएंगे बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल लेटर यानी टोटल अक्षर मेरे पास कितने हैं, 12। इसके अंदर देखो क्या क्या है, I N T E R M, फिर E आ चुका है, D I आ चुका है, A T आ चुका है और E आ चुका है। तो I देखो कितनी बार है, 1 2, N एक बार, T एक ये रहा और एक ये रहा, टोटल 2 है, E 1 2 3, ये हमारे पास 3 बार है, R एक ही बार है, M भी एक है, D भी एक है, A भी एक है। टोटल काउंट करते हैं, 2 1 3 2 5 3 8 9 10 11 12, यानी काउंटिंग सही है तो ये हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट n फैक्टोरियल अपॉन, देखो 1 ये 2 ये 3 ही कैसे ना जिनमें सेम आ रहा है, तो आ जाएगा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। देख लिया बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। यानी आपको सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ आना चाहिए, क्या करना है और किस प्रोसेस के थ्रू चलना है, ठीक है। डायरेक्टली बच्चों आप किसी भी क्वेश्चंस पे नहीं आओगे। यदि आप सीधा देख लो कि टोटल 12 फैक्टोरियल है, 12 फैक्टोरियल लिख दो आंसर, तो बच्चों वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें देखो ई 3 बार आ रहे हैं। तो यदि आप उन तीनों ई को आपस में बदल दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई वर्ड है, तो यहाँ पे इस ए को इस ए के साथ यदि आप रिप्लेस कर देते हो, इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हो, तब जो नया नाम बनेगा वो क्या होगा, कुछ ऐसा। तो अब बताओ ये नाम अलग बना या सेम आया। तो यहाँ पे टोटल मैं 2 केस काउंट करूँ या एक ही केस काउंट करूँ, एक ही केस काउंट होगा, लेकिन है एक्चुअली में 2 भी। यदि हम अरेंजमेंट करते हैं तो केस तो बच्चों आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में केस बना तो रियलिटी में एक ही है। तो इस वजह से कोई भी अगर लेटर है वो जितनी ज़्यादा टाइम रिपीट हो, एक से ज़्यादा बार, तो हम उतने ही फैक्टोरियल का क्या कर देते हैं, डिवाइडेशन कर देते हैं। क्योंकि नाम चेंज होने पर नाम अरेंजमेंट चेंज होने पर नाम नहीं बदलेगा, नाम वही रहेगा, ठीक है। तो बच्चों बारी आती है आपकी एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस की। बच्चों ये जो भी क्वेश्चन करवाए हैं दोनों के दोनों आपके बुक से बाहर हैं थोड़े, ठीक है, बुक में नहीं दिए गए हैं। हाँ, लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये क्वेश्चन जरूरी थे करवाने। तो जो एक्सरसाइज 7.3 है उसका जो क्वेश्चन नंबर बना वो देखिए, लैंग्वेज को पढ़ के बच्चों आराम से समझने। क्वेश्चन है कि 1 से 9 तक के अंकों के प्रयोग करके, यानी आपके पास क्या है बच्चों, टोटल डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको इनका यूज करना है। इनका यूज करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया हो। यानी आपको 9 लेटर को यूज करके टोटल 9 में कितने 3 डिजिट नंबर आप बना सकते हो, कब, जब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, जब क्या हो, रिपीटिशन अलाउड नहीं हो। तो बच्चों देखो टोटल नंबर कितने हैं, 9, अरेंजमेंट कितने को करना है, 3 को। तो 9 में से n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r को अरेंजमेंट करने का मेथड क्या होता है, NP-R, फॉर्मूला बताया वो आपको।
यानी 9p3, क्योंकि हमें 9 में से टोटल 3 को अरेंजमेंट करना है। लेकिन वो कौन से 3 होंगे ये भी तो सोचने वाली बात है। भाई 3 को अरेंजमेंट करना है, लेकिन कौन से 3 को उठा के मुझे नंबर बनाना है? 1 2 3 को उठाऊँ, 1 3 4 को उठाऊँ, 2 3 5 को उठाऊँ, ऐसे अलग अलग नंबर जनरेट नहीं हो जाएंगे क्या? तो हमें इसलिए फॉर्मूले पे आना पड़ेगा। np3 तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो 9 में से 3 गया 6, 9 फैक्टोरियल के टुकड़े करो, 9 8 7, 6 पे रोक दो इसको, तो नीचे 6 फैक्टोरियल है, कैंसिल हो गया। जब करोगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 504। यानी बच्चों ये हो गया कि इनमें से मैं 9 अंकों में से कोई भी 3 को लेकर यदि कोई संख्या बनाऊँ अलग अलग तरीके की, तो टोटल 504 ऐसी अलग अलग संख्या बनाई जा सकती है। क्लियर हो गया? आगे बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना, यानी विदाउट रिपीटिशन ऑफ एनी नंबर, किसी भी अंक को दोहराए बिना यानी विदाउट रिपीटिशन आप कितनी 4 अंकीय संख्याएं बना सकते हो, यानी आप कितनी जो 4 डिजिट नंबर है वो जनरेट कर सकते हो। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई? क्वेश्चन क्या है कि आपके पास टोटल 4 अंकीय संख्याएं बनानी है और आप कितनी बना सकते हो विदाउट रिपीटिशन। तो देखो, तो सबसे पहले बच्चों आप संख्याओं को बनाने के लिए कौन कौन से नंबर ले सकते हो? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों यहाँ पे 0 को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि जो 4 डिजिट नंबर है, जैसे मैं एक 4 डिजिट नंबर लिख रहा हूँ 4023, जैसे ये संख्या लिखी है, तो इसमें 0 का यूज हो रहा है। 4 डिजिट नंबर है, 4 नंबर अलग अलग है, तो यहाँ पे 0 को शामिल करना पड़ेगा। तो बच्चों इसके 2 तरीके हैं, एक तो फॉर्मूले के थ्रू और एक जो सीधा कंसेप्ट हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन रूल, वो। तो पहले जो हमने सीधा मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड करते हैं इसको, उसके बाद फॉर्मूले के थ्रू। तो मुझे यदि 4 डिजिट नंबर बनानी हो तो सबसे पहले बॉक्स को बताओ मैं कितने तरीकों से भर सकता हूँ। जो पहला बॉक्स है उसको मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? तो एक बात तो, क्या मैं यहाँ पे 0 यूज कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे 0 यूज कर सकता हूँ क्या? तो जवाब होना चाहिए कि यहाँ पे हम 0 यूज नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि यदि मैं फर्स्ट डिजिट को 0 की लिखता हूँ तो अब जो भी नंबर बनेगा वो 4 डिजिट न होकर वो 3 डिजिट नहीं हो जाएगा क्या? ये सोचो, जैसे हमने 02 लिखा, इसको 02 की बजाय अगर 2 लिख दो तो भी बात एक ही है। तो एक्चुअली में ये कितने डिजिट का नंबर हुआ? तो बात समझ में आ गई? तो यानी पहले केस में 0 को मैं नहीं ले सकता, तो 0 को यदि मैं कवर कर लेता हूँ तो वो आपके पास देख लो टोटल कितने ऑप्शन है, 9। तो पहले बॉक्स को मैं कितने तरीकों से भर सकता हूँ? टोटल 9 वे से मैं उसको फिल कर सकता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। यानी फर्स्ट बॉक्स को बच्चों हम टोटल 9 तरीकों से मेथड से फिल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे अब 0 शामिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 9। यहाँ पे 10 नहीं आएगा, क्योंकि एक नंबर जो आ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि क्वेश्चन के बच्चों लैंग्वेज को हमें समझ के एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि रिपीटिशन इज अलाउड या विदाउट रिपीटिशन। यदि विदाउट रिपीटिशन है तो केसेज कम होते जाएंगे, रिपीटिशन है तो केसेज कम नहीं होंगे, उतने ही बनते जाएंगे। तो नेक्स्ट के लिए टोटल 8 कंडीशन होगी, फिर 7, तो टोटल आंसर होगा 9 × 9 × 8 × 7 81 × 56। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बारी आती है कि यदि कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि यदि मैं फॉर्मूले के थ्रू उसको करूँ तो कैसे करूँ। भाई यदि वो फॉर्मूले के थ्रू इसको करना चाहते हैं NPR, तो वो कैसे करेगा? तो देखो, तो सबसे पहले 10 डिजिट है, 4 को लेना है तो आप 10p4 लोगे। ठीक है, लेकिन माइनस उन नंबर्स को आप माइनस करो जिनमें स्टार्टिंग में आपने 0 लिए। तो जिनमें स्टार्टिंग में आपने 0 लिया है वो क्या होगा? 9p3, क्योंकि उन पे तो मैंने 0 फिक्स कर दिया। तो फिर मैंने अरेंजमेंट किनका किया? बाद वालों का किया ना, तो 9p3। तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? बात समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि यदि फॉर्मूले से करते हो तो फॉर्मूला होगा 10p4 - 9p3। सीधा करते हो तो रिजल्ट आ जाएगा 81 × 56। कैसे? 9 × 9 × 8 × 7। क्लियर है? तो स्टूडेंट फिर आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है वो बच्चों आपके लिए होंगे।
आप घर पे ट्राई करके देखिए, यदि समझ आ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो फिर मैं सोल्व करवा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है हमें बच्चों, ये दिया गया है क्वेश्चन में कि 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। यानी टोटल आपके पास कितने व्यक्ति हैं, 8 पर्सन है, आपको सिलेक्ट कितने को करना है, 2 को। लेकिन एक व्यक्ति यदि एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिपीटिशन है इज ए नॉट अलाउड, यानी आप रिपीटिशन नहीं कर सकते हो। तो सिंपल सही फॉर्मूला है बच्चों 8p2। अब 8p2 क्यों आया, क्योंकि आपको एक को अध्यक्ष बनाना है, एक को उपाध्यक्ष बनाना है, तो टोटल 2 को ही तो चुनना है। तो सिलेक्शन ही 2 को ही अरेंजमेंट करना है ना आपको। तो आएगा 8p2, इसको लिखेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो आएगा 8 × 7 यानी 56। एक तो ये मेथड है, या फिर ये कि आपको 2 को चुनना है, तो पहले के लिए आपके पास कितने हैं भैया, यदि मान लो सबसे पहले आपने अध्यक्ष चुना, सबसे पहले आपने किसको चुना, अध्यक्ष को चुना, तो आपके पास टोटल 8 व्यक्ति दिखेंगे, नहीं दिखेंगे भैया, 8 में से 1 को बनाना है। अब मान लो आपने 1 को अध्यक्ष बना दिया, तो अब उसे तो वापस नहीं चुन सकते। अब उपाध्यक्ष पद के लिए टोटल कितने उम्मीदवार हैं, यानी टोटल कितने पर्सन है आपके पास उस पोजीशन के लिए, टोटल 7 है। तो नेक्स्ट केस के लिए क्या जाएगा 7, तो रिजल्ट होगा बच्चों 8 × 7 = 56। तो बताइए बच्चों जो बेसिक कंसेप्ट है क्वेश्चंस को करने का, समझ आया नहीं आया, क्लियर हो गई होगी इतनी बात। तो चलो लगभग परम्यूटेशन आपका खत्म हो चुका है। हाँ कुछ क्वेश्चंस और जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए टेक केयर।